What are the side effects of hair transplant? हेयर ट्रांसप्लांट से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक सही हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है? आज की वीडियो हम बनाने वाले हैं जो भी प्रॉब्लम, जो भी गलत चीज़ें हो सकती हैं हेयर ट्रांसप्लांट से और उनसे कैसे बचना है और क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट, उस टॉपिक के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अंकित गुप्ता। आई एम अ प्लास्टिक सर्जन और मैं दिल्ली पीतमपुरा में प्रैक्टिस करता हूं और अपनी प्रैक्टिस में बहुत फ्रीक्वेंटली हेयर ट्रांसप्लांट्स करता हूं। हेयर ट्रांसप्लांट आखिर होता क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है और इसको एक प्लास्टिक सर्जन या एक क्वालिफाइड डर्मैट जो कि रेगुलरली हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं उनसे ही कराना चाहिए। इसमें किया क्या जाता है, ब्रीफली अगर बताऊं तो जो डोनर एरिया होता है वहाँ से हेयर निकाले जाते हैं और उनको जहाँ पे हमारा बॉल्ड पैच होता है वहाँ पे लगाया जाता है। ड्यूरिंग द सर्जरी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको हल्का पेन होता है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि ये एक सर्जरी है। सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया के लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो सबसे बारीक नीडल होती है, जो इंसुलिन लेने के लिए लोग अपने पे यूज़ करते हैं। उस नीडल से आपके स्कैल्प पे एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया देने के टाइम पर एक माइनर पेन होता है जो बेरेबल होता है। अगर आप बिल्कुल पेन फ्री एनेस्थीसिया या पेन फ्री सर्जरी चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन होता है। वो एक एडेड कॉस्ट के साथ आता है, बट वो भी एक ऑप्शन होता है जिसमें हम आपकी इस एरिया को पहले से क्रीम के थ्रू नम कर सकते हैं सो दैट वो जो प्रिक करने का पेन है वो भी ना हो, या फिर आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जिनसे आप ड्यूरिंग दैट पीरियड जब आपको ये प्रिक किया जा रहा है तो आपकी पेन सेंसेशन कम हो जाए। बट ओवरऑल इवन इफ़ वी डोंट गिव दैट, अगर हम ऐसा ना भी करें तो भी पेन बहुत मिनिमल है, बेरेबल है। तो ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम जो हेयर ट्रांसप्लांट में हो सकती है और उसको हम कैसे टैकल करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट, वो ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास सर्जरी करा रहे हैं तो ब्लीडिंग कभी भी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग नहीं होती है। आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए इसके लिए सर्जरी से पहले कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिन्हें कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इस चीज़ का हम पहले से ध्यान रखते हैं कि आप कोई ब्लड थिनर या कोई ऐसी दवाई तो नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से खून पतला हो जाता है, जैसे कि एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, या कई लोगों के दिल में स्टेंट डाला होता है या ब्रेन में कभी क्लॉट होता है तो डॉक्टर उनको ब्लड पतला करने की दवाई पहले से दे के रखते हैं। तो अगर हम इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखें तो ब्लीडिंग एक प्रॉब्लम नहीं रह जाती है। तो अगर तीसरी बात करें ड्यूरिंग द सर्जरी, तो उसमें कई बार किसी दवाई से एलर्जी होती है कई लोगों को। तो उसके लिए पहले से आपका हिस्ट्री लिया जाता है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। इवन इफ अगर आपको ड्यूरिंग द सर्जरी को एलर्जी होती है तो मेक श्योर कि उस समय आपके जिस सेंटर पे आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं वहाँ पे रिसर्सिटेशन के सारे इक्विपमेंट्स रखे हैं। एलर्जी को टैकल करने की दवाइयाँ होती हैं जो यदि टाइमली दे दी जाए तो आपकी एलर्जी सबसाइड आराम से कर सकती है। तो उन चीज़ों को हमेशा साइड में रखा जाता है। चौथी जो प्रॉब्लम कई बार आती है वो होती है कि जब आप लेट के हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, आप जैसे ही खड़े होते हैं तो आपको चक्कर से आते हैं। इसको कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। क्योंकि आप सर्जरी करा रहे हैं, आप काफ़ी लंबे समय यानी 4-5 घंटे लेटे रहते हैं, आप एकदम से जब उठते हैं तो आपको अचानक से चक्कर आ जाते हैं और आप कोलैप्स कर सकते हैं, या फिर ब्लड देख के कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं, या फिर ओवरऑल पेन से कई बार चक्कर आ जाते हैं। तो उस चीज़ का बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि जब भी आप बेड से खड़े हो रहे हैं आफ्टर द सर्जरी, आप 2 मिनट के लिए चौकड़ी मारकर पैर फोल्ड करके बेड पे बैठें। जब आपको चक्कर आने बंद हो जाए फिर आप पैर लटका के बैठें। जब आपको चक्कर ना आए तब आप खड़े हों 2 मिनट और उसके बाद 2 मिनट बाद ही चलना शुरू करें। तो ये थी सारी प्रॉब्लम जो एक सर्जरी के दौरान आ सकती थी। अब हम बात करते हैं सर्जरी के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। सर्जरी के बाद जो प्रॉब्लम आ सकती हैं उसमें मोस्ट कॉमन, इसे प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है जो होता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, वो है स्वेलिंग। तो स्वेलिंग आपके फेस पर सेकेंड डे से शुरू हो जाती है और वो अप टू 5 to 7 डेज तक रह सकती है। ऐसे ही जब आपने इतना सारे सर पर ट्रॉमा दिया है हेयर ट्रांसप्लांट का तो ये जाहिर सी बात है कि आपके फेस पे स्वेलिंग आएगी। ये स्वेलिंग कम आए इस चीज़ के लिए हम जो ध्यान रखते हैं कि एक ड्रेसिंग लगा देते हैं जो कि आपके सर के चारों तरफ रहती है ताकि वो स्वेलिंग आंखों पे ना उतर के आए। दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली लोग फेस करते हैं वो है इचिंग की, यानी खुजली की।
जब आपने सर्जरी कराई होती है और वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है तो कई बार बहुत खुजली की सेंसेशन आती है, पर आपको ध्यान रखना है आपको ये खुजली नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप खुजाएंगे तो वो जो हेयर हमने रूट यहाँ पे ट्रांसप्लांट करी है वो आपके खुजाने के प्रोसेस में हो सकता है निकल जाए। ये खुजली ना हो या खुजली कम हो, इसके लिए आप अपने सर पर जो डिस्टिल्ड वाटर होता है या जो एक्वागार्ड का पानी या फिर नॉर्मल सलाइन की बॉटल लेकर उसको एक स्प्रे में डालकर हल्की मिस्ट या स्प्रे कर सकते हैं अपने सर पे, ताकि वहाँ थोड़ी सी गीला हो जाए, थोड़ा सा वहाँ पे मॉइस्चर आ जाए और ड्राइनेस कम हो, तो उससे इचिंग सेंसेशन कम हो जाएगी। तीसरी मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो होती है नमनेस की या सुनपन की। तो जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दिया, यहाँ लोकल एनेस्थीसिया दिया, कुल मिला के यहाँ से हेयर निकाले और यहाँ लगाए, तो लोगों को लगता है कि एनेस्थीसिया रह गया है इस वजह से नमनेस है, बट ऐसा होता नहीं है। जब आप इतने सारे यानी 5000 ग्राफ्ट्स पीछे से हार्वेस्ट कर रहे हैं, यानी 5000 छेद बना रहे हैं, ऐसे ही 5000 छेद आगे बना रहे हैं और उन ग्राफ्ट्स को लगा रहे हैं, तो आप एक तरीके से सर पे 10,000 छेद बना रहे हैं। तो कई बार जो बारीक नसें होती हैं, जो सेंसेशन हमारी स्किन पर लेकर आती हैं, किसी किसी छेद बनाते समय वो माइनर सी इंजरी होती है उन पर, वहाँ पर हेयर लग चुका है। उस नर्व को रीग्रो करने के लिए कई बार टाइम लगता है, या फिर एनेस्थीसिया का इफेक्ट प्रोलॉन्ग होने की वजह से वो कुछ समय तक नम रह जाते हैं। तो कुछ पैची एरिया में नमनेस रहती है, बट आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नमनेस कम्प्लीटली रिटर्न कर जाती है, क्योंकि कोई मेजर नर्व नहीं है यहाँ पर जो डैमेज हो सकती है, कोई मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है। नमनेस अपने आप रिकवर होती है, इसके लिए कोई दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रॉब्लम जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है शॉक लॉस। तो शॉक लॉस क्या होता है? जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपके सर पे जो ओरिजिनल बाल हैं कई बार वो झड़ जाते हैं, क्योंकि एक ट्रॉमा हुआ है आपके सर पे। एक सर्जरी इज़ एज गुड एज अ ट्रॉमा, पर ये एक टेम्पररी फिनोमिनन होता है। जैसे ही आफ्टर 4-5 मंथ्स आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रो करने लगते हैं, साथ के साथ ये वाले बाल भी वापस आ जाते हैं, तो इससे भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर होता भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बॉल्ड लुक रख सकते हो उस दौरान, और बाद में आफ्टर अबाउट 4 to 5 मंथ्स जब ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रो करने लगता है तो ये आपके ओरिजिनल बाल भी वापस से ग्रो करने लग जाएंगे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा वो है एक करेक्ट हेयर लाइन डिज़ाइन होना। अगर आप एक अनक्वालिफाइड अनरजिस्टर्ड लोगों के पास ये करवा लेते हैं, और मेरे पास पेशेंट्स आए हैं लड़कों की हेयर लाइन ऐसे बना दी है जिसमें लग रहे हैं कि वो लड़की दिख रहे हैं, क्योंकि एक लड़कों की हेयर लाइन में एक मेल पैटर्न होता है जिसमें एक रिसेशन होता है, पीछे की तरफ बाल पीछे जाता है फिर आगे आता है, और ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है टू गिव यू अ प्रॉपर लुक। तो हेयर लाइन डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कितने ग्राफ्ट कहाँ लगने चाहिए, 4 वाले ग्राफ्ट कहाँ लगने चाहिए, 3 हेयर वाले ग्राफ्ट कहाँ लगने चाहिए, इन चीज़ों का डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, और इन चीज़ों का ध्यान एक क्वालिफाइड टीम ही ले सकती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें हेयर ट्रांसप्लांट एक क्वालिफाइड जगह से ही कराएं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो सर्जरी के टाइम पर आपके साथ हो सकती हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के ड्यूरिंग द सर्जरी हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उस वीडियो को ज़रूर देखो, ये बहुत ज़रूरी है बिफोर यू ऑप्ट फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो उस पर ज़रूर कमेंट करके बताएं।